फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग अप्रोच इन डीबीएमएस। ये हमारा लेक्चर 5 है। इससे पहले के हमने लेक्चर्स में डीबीएमएस के इंट्रोडक्टरी बातें समझी थी, जैसे कि डेटा क्या है, डेटा परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस किसे कहते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं। आज हम लोग ये पुराने लेक्चर्स के आधार पे इस बात को पहले रिकॉल करेंगे कि डेटाबेस को एक्सेस करने के कितने तरीके होते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दो वेज की। एक तरीका ये है कि हम जब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम का एप्लीकेशन बनाना है, तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे होटल के कुछ एम्प्लॉयज़, जैसे कि रिसेप्शन पे बैठने वाला व्यक्ति या अकाउंटेंट वगैरह। तो जब कोई उसे एक्सेस करेगा तो उसको जो कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो स्क्रीन डिज़ाइन की होगी हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जिस कोड के द्वारा उसे मैं यूज़र इंटरफेस बोल रहा हूँ। इसके अलावा जो डेटा प्रोसेसिंग होगी वो पोर्शन अलग होगा हमारी एप्लीकेशन में, और हमारी एप्लीकेशन में एक वो कोड भी होगा जो फाइल हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि रूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कितने रूम्स हैं, उनके रूम नंबर क्या हैं, रूम में क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, रूम के चार्जेस क्या हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी न किसी फाइल के अंदर हमें रखनी होगी, सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि हार्ड डिस्क में परमानेंटली। ये सारी फाइल्स जिनमें हम इस एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा को कंटेन कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे डेटाबेस। यानी डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। इन फाइल्स में डेटा रखना, इनमें से डेटा को निकालना या डेटा को मॉडिफाई करना या कोई नई फाइल बनाना, उसमें डेटा स्टोर करना या कोई डेटा को हटाना या उस फाइल को हटाना जिसमें डेटा रखा है, ये तमाम काम करने के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो कोडिंग करके रखी होगी, दैट इज़ कॉल्ड फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स। तो हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स। पर फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम बनाना अपने आप में एक बहुत ही एग्जॉस्टिव अप्रोच होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होगा। इसके बाद भी हमारी एप्लीकेशन एक हाई रिस्क जोन में रहेगी। आज हमें यही समझना है कि इस अप्रोच में और डीबीएमएस अप्रोच में क्या फ़र्क है। पर आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो फाइल हैंडलिंग वाली अप्रोच है, इसका मतलब है जो टीम इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रही है उसी को ये फाइल हैंडलिंग वाली कोडिंग भी लिखनी पड़ेगी। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि हम अपनी एप्लीकेशन को बनाते वक्त यूज़र इंटरफेस बनाएं और डेटा प्रोसेसिंग की चीज़ें भी बनाएं, लेकिन फाइल हैंडलिंग वाला काम खुद ना करें। ये काम करने के लिए कोई पहले से सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं और उनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर लें। बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स के मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि ओरेकल, माइएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, DB2। ये कुछ ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन के साथ क्लब कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन का ही हिस्सा बनकर वो काम करेंगे। यानी होने को वो एक अलग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका वो पार्ट बन जाएंगे, उससे वो कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन में हमारे डेवलप करने लायक चीज़ सिर्फ बची है यूज़र इंटरफेस और डेटा प्रोसेसिंग। फाइल हैंडलिंग वाला कोड हमको नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि ये कोडिंग पहले से की जा चुकी है और वो सॉफ्टवेयर हमने अपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लिया है। लेकिन फंडामेंटली अगर बात को समझें तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो कोड लिखा जा रहा है वही फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम कहला रहे हैं। अब या तो ये कोड हम लिखेंगे या ये कोड पहले से लिखा होगा और जिसमें लिखा होगा उस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें फाइल हैंडलिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, कब कौन सा वाला प्रोग्राम चलाना है, क्या करना है, ये सब अब हमारा हेडेक नहीं है। तो हमें इसमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, तो आइए दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोनों का कंपैरिजन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको फाइल हैंडलिंग का कुछ एक्सपीरियंस हो। डेटाबेस की अप्रोच
तो अभी हम सीख ही लेंगे, लेकिन इससे पहले आपने सी या C++ लैंग्वेज में या किसी दूसरी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग के कोड्स करे हुए हैं, तो आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है। फाइल हैंडलिंग जब हम करते हैं तो हमें पहले एनालाइज करना पड़ता है कि डेटाबेस में कितनी फाइल्स बनानी होंगी या हमें उस पर क्या क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, क्या पॉलिसीज़ अप्लाई करनी है। तो एग्जॉस्टिव एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हमें बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी फाइल हैंडलिंग वाले पोर्शन को लिखने के लिए। यानी ये जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, ये जो कोड हम यहाँ लिखेंगे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होगी। रिस्क क्यों इन्वॉल्व होगी? क्योंकि यहाँ पर अगर हमने कोड में ज़रा सी भी गलती की तो डेटाबेस में रखा डेटा करप्ट हो सकता है, और एक बार डेटा करप्ट हो गया तो समझिए कि हमारा पूरी एप्लीकेशन फेल हो गई, क्योंकि एप्लीकेशन की जो बैकबोन है वो हमारा ये डेटाबेस ही है। अगर डेटा रिपोजिटरी ही गड़बड़ा जाएगी तो हमारी ये एप्लीकेशन में और कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके लिए लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। DBMS सॉफ्टवेयर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एक ऐसा जनरल सॉफ्टवेयर है जो किसी भी एप्लीकेशन के साथ क्लब होकर यूज़ किया जा सकता है। DBMS सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारी एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए जो डेटाबेस बनाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ना केवल डेटाबेस बनाना, बल्कि उसमें डेटा से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करना, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करना, ये सारी जिम्मेदारी DBMS सॉफ्टवेयर की ही होती है। तो DBMS सॉफ्टवेयर की अप्रोच यूज़ करना न केवल टाइम को बचाएगी, हमारे कोड में रिस्क को मिनिमाइज कर देगी, और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा एफिशिएंट भी बना देगी। एफिशिएंट का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी फास्ट हो जाएगी। जो डेटाबेस में रखा हुआ है उस पर आप जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अगर रॉ फाइल हैंडलिंग के द्वारा करते तो शायद ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता, लेकिन DBMS सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर आप करवाएंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर स्पीड में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि फाइल हैंडलिंग की कोडिंग करके हम उतनी खूबियां नहीं ला सकते जितनी एक DBMS सॉफ्टवेयर में होती है। बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इन सब में बहुत टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे आएगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा टाइम इस पर डिवोट नहीं कर सकते। इसलिए जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल करना बेहतर अप्रोच है। अब हम सिलसिलेवार पॉइंट वाइज समझते हैं कि DBMS और फाइल हैंडलिंग में क्या फ़र्क हमें समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहला फ़र्क है कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है रिपीटेशन होना। अगर आप फाइल हैंडलिंग का अप्रोच यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल फाइल्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, तो हो सकता है कि डेटा आपका रिपीट हो जाए। अब डेटा कैसे रिपीट हो जाए, आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में सपोज़ करिए हमने एक फ़ाइल बनाई है, जिस फाइल के अंदर हम जो कस्टमर आते हैं, जो विज़िटर हैं, जो हमारे रूम्स में रुकेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर का कुछ कोड रख रहे हैं, आईडी जिसे बोल सकते हैं, कस्टमर का नेम रख रहे हैं, कस्टमर की एज रख रहे हैं, कस्टमर का एड्रेस रख रहे हैं, ऐसे करके कस्टमर का फ़ोन नंबर रख रहे हैं। कई सारी इंफॉर्मेशन हम इस फाइल के अंदर रख रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमने एक और फाइल बनाई है जिसमें हम बिलिंग की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। ठीक है, बिलिंग की इंफॉर्मेशन में हमने कस्टमर का नेम रख दिया, कस्टमर का फ़ोन नंबर भी रख दिया, कस्टमर का जो चार्जेस हैं, जो अमाउंट उसे पे करना है, वो चार्जेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन रख दी। इस तरीके से हमने इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रख दी। पर आपने देखा कि कई बार हम ऐसी दिक्कत हो सकती है कि हमने जो यूज़र का नाम है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस फाइल में भी लिखा हुआ है, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से यहाँ से नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, यहाँ तो क्या होगा
कि दोनों जगह एक ही व्यक्ति का इंफॉर्मेशन है लेकिन वो अलग अलग हो जाएगी। मान लीजिए फ़ोन नंबर में ज़रा सी भी गलती हो गई तो यहाँ जो फ़ोन नंबर होगा और यहाँ जो फ़ोन नंबर होगा अगर वो अलग अलग हो गया तो सेम कस्टमर की मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस हो जाएंगी, जिससे कि वो डेटा करप्ट माना जाएगा। तो डेटा जब रिडंडेंट होता है तो उसके करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेटा की रिडंडेंसी में एक तो जगह भी एक ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक से ज़्यादा बार कंज्यूम हो रही है, तो रिडंडेंसी का एक नुकसान तो मेमोरी का ज़्यादा कंजम्पशन होता ही है, साथ में इसमें डेटा करप्ट होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन मुझे रखनी है, पर्सन की इंफॉर्मेशन रखी तो मैंने पर्सन का नाम रखा और पर्सन के फ़ोन नंबर रखा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। पर सोच के देखिए, पर्सन का नाम है अमित, ठीक है, और अमित का कुछ फ़ोन नंबर है, पर अमित का एक और फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा अमित फ़ोन नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए अमित का एक और फ़ोन नंबर है, तो अमित फ़ोन नंबर। अच्छा, यहाँ केवल नेम और फ़ोन नंबर ही नहीं रखे जा रहे हैं, बल्कि यहाँ एड्रेस भी रखा जा रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो रखी जा रही हैं। तो आप सोच के देखिए कि नाम हमको रिपीट करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि फ़ोन नंबर उसके एक से ज़्यादा है। तो अगर 3 फ़ोन नंबर हैं तो नाम भी 3 बार रिपीट किया हमने, और भी दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह, एज, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने 3 बार रिपीट करी। तो ये भी अननेसेसरी रिपीटेशन हो रहा होगा फाइल के अंदर। इसके अलावा अगर हम ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें कि हम ये रिपीटेशन देखते हैं, इसी रिपीटेशन को हम रिडंडेंसी बोलते हैं, और इस रिडंडेंसी को रिजॉल्व करता है DBMS सॉफ्टवेयर। दूसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई यूज़र हमारे इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर। अब होटल, मान लीजिए ये होटल है, ठीक है, इस होटल में एक रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है। तो ये वो काउंटर है जहाँ पे लोग आते हैं, फ्रंट डेस्क है जहाँ पे लोग आते हैं, रूम बुक कराते हैं। इसके अलावा एक है अकाउंटेंट, इसके अलावा एक है जो होटल का एडमिन होगा, ठीक है, एडमिन, और भी कई सारे यूज़र्स इस एप्लीकेशन के हो सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रखी हुई है और ये कंप्यूटर के द्वारा सब इस लोकेशन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो एक साथ इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस वो यहाँ है, इसका मतलब डेटा एक ही जगह है, पर डेटा को एक्सेस कई जगह से किया जा रहा है और अलग अलग रोल्स के लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट को सिर्फ उतना पोर्शन एक्सेसिबल होना चाहिए जितना उसके मतलब का है, रिसेप्शनिस्ट को उतना पोर्शन एक्सेसिबल होना चाहिए जितना उसके मतलब का है। अननेसरी वो उन चीज़ों को चेंज ना कर सके जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो हर एक रोल पर जो व्यक्ति है उसको एक लिमिटेड एक्सेस ही मिलना चाहिए डेटाबेस का। ये बहुत ज़रूरी है। फाइल हैंडलिंग के द्वारा अगर ये कोड करना होगा तो ये बहुत ही टिपिकल कोडिंग हो जाएगी। तो हम हर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करेंगे यूज़ करने से। कैसे? तो हम उसका यूज़र नेम पासवर्ड मेंटेन करेंगे, हर यूज़र का एक अकाउंट होगा और वो यूज़र लॉगिन करके ही एक्सेस कर पाएगा। और यही बात यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि मल्टीपल यूज़र्स को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं हमारे DBMS सॉफ्टवेयर्स। एक साथ कई सारे यूज़र्स सेम DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि फास्ट क्वेरी के रिजल्ट्स देना।
अब किस तरह की क्वेरी होती है, जैसे रिसेप्शन पे कोई आया और उसने पूछा कि भाई कितने रूम्स खाली हैं या मुझे एक रूम चाहिए है, तो रिसेप्शनिस्ट को क्या करना होगा, रूम की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। रूम्स की इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है, डेटाबेस में। तो एक क्वेरी यहाँ से सेंड होनी चाहिए इस मशीन तक और यहाँ से फिर रिप्लाई आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेरी की गई है उसको ये कितनी जल्दी रिवर्ट बैक कर देता है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे देता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो डेटा सर्च करने के लिए क्या कोड लिखा गया है। अब अगर फाइल हैंडलिंग के द्वारा हम ये काम करेंगे तो हमारी एल्गोरिथम पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हम कितनी एफिशिएंट एल्गोरिथम बना पाते हैं। लेकिन जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें बेस्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए जो सबसे अच्छी एल्गोरिथम हो सकती है, सबसे अच्छा लॉजिक हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसलिए ज़्यादा एफिशिएंटली वहाँ से क्वेरी प्रोसेस हो पाएगी। डेटा का बैकअप और रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कुछ ट्रांजैक्शन होता है, जैसे बिल जनरेट होना है, तो हो सकता है कि जब एक नया व्यक्ति आया है और उसने रूम बुक कराया तो उसने चाहा कि मैं कुछ एडवांस जमा कर दूं, या होटल की पॉलिसी है कुछ एडवांस जमा करने का, तो उसने एडवांस जमा कर दिया, लेट्स से 10,000 रुपीज़। अब ये 10,000 रुपीज़ उसने जमा कर दिए, ये इन्फॉर्मेशन भी कहाँ स्टोर होनी चाहिए, ये भी स्टोर होनी चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो उसने जो ये जो डेटाबेस में 10,000 रुपीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कहीं पर, इसके लिए कुछ कोड चलेगा। ये कोड चलेगा तो कुछ ट्रांजैक्शन होगा तो डेटाबेस के अंदर ये 10,000 की वैल्यू जाएगी। हो सकता है कि इस ट्रांजैक्शन के दौरान कुछ नेटवर्क फेलियर हो जाए और इसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन बीच में ही ब्रेक हो जाए। अब इससे क्या हो सकता है कि हमारे डेटाबेस में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो होगा ये कि यहाँ पर जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा। कैसे करप्ट हो सकता है? मान लीजिए कि वो यूज़र था जिसने 10,000 जमा किया था, पर ये 10,000 की इंफॉर्मेशन जब स्टोर कर रहे थे तो चलो ठीक है, डेटाबेस में स्टोर भी हो गया 10,000, ठीक है। अब जब अगले दिन उसने कुछ और सर्विसेज यूज़ करी तो उसके बिल बढ़ते जाएंगे। तो 10,000 पहले से जमा है, तो जैसे जैसे बिल बढ़ता जाएगा वो 10,000 में से डिडक्ट होता जाएगा। तो मान लीजिए उसने कोई सर्विस यूज़ करी जिसका चार्ज है 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 3,000 इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? डेटाबेस में जाएगी। और इससे क्या होना चाहिए? 10,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो डेटाबेस में पता चला एक ट्रांजैक्शन होना है जिसके तहत 10,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट होना है। तो 10,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। 10,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचना चाहिए 7,000, ठीक है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन की उसका कोई सर्विस है जिसको उसने 3,000 में लिया है, तो वो सर्विस की इन्फॉर्मेशन कि 3,000 इस सर्विस के लिए लिया है वो स्टोर ही नहीं हो पाया। यहाँ पे डिडक्ट होके 7,000 हो चुका है, लेकिन ये 3,000 की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर नहीं हो पाई क्योंकि ट्रांजैक्शन बीच में ही रुक गया था। तो आधा अपडेशन तो हो गया, आधा नहीं हो पाया। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि डेटा करप्ट हो जाएगा। जब वो 7,000 दिखाएगा तो बाद में कस्टमर बोलेगा कि भाई ये 7,000 किस हिसाब से आया, तो रिसेप्शन समझा नहीं पाएगी कि ये 3,000 किस बात के डिडक्ट हो गए, क्योंकि 3,000 सर्विस का कोई हिसाब किताब इसके अंदर नहीं होगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में कुछ फेलियर हो सकते हैं जिसके कारण डेटा करप्ट हो सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए बैकअप और रिकवरी के ऑप्शन होने चाहिए। यानी ट्रांजैक्शन अगर बीच में फेल होता है तो ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट हुआ था उसके पहले जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को रीस्टोर कर सकें, वापस से वही सिचुएशन ला सकें, इसका कोई प्रोविज़न होना चाहिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी होती हैं।
हम डेटा पे जो डेटा डेटाबेस में रखेंगे उस पर कुछ पॉलिसीज़ भी सेट कर सकते हैं, कई तरह के कंस्ट्रेंट्स भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर इज़ कंपलसरी, या कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे किसी व्यक्ति का सरनेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सरनेम तो रखना ही होगा। रूम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो रखनी ही रखनी है, या जो रूम नंबर है वो हमेशा 4 डिजिट का ही होगा। कुछ भी इस तरह की कंस्ट्रेंट्स मतलब होती हैं लिमिटेशंस, तो हम लिमिटेशंस लगा सकते हैं डेटा पे। यही काम फाइल हैंडलिंग से करना होगा, तो बहुत ही टिपिकल होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन DBMS सॉफ्टवेयर्स ये फैसिलिटी देते हैं कि आप डेटा पे कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा एंटर करना है, डेटाबेस में स्टोर होना है, हम चाहते हैं कि वो डेटा एक पर्टिकुलर रेंज में हो, यानी वो डेटा की वैल्यू मिनिमम इतनी हो, मैक्सिमम इतनी हो। अगर ऐसा नहीं रहता है तो डेटा स्टोर ही ना हो। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स, इस तरह की पॉलिसीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई डेटा एंटर ना किया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू वहाँ पर फीड हो जाए। तो इस तरीके से हम कई तरह के पॉलिसीज़, रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं ऑन द डेटा। रिलेशनशिप अमंग डेटा मतलब ये है कि हम डेटा के बीच के रिलेशनशिप को फाइल हैंडलिंग के द्वारा अगर मेंटेन करना चाहेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब डेटा के बीच में रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, तो मेरे पास एक फ़ाइल होगी जिसमें मैं बुक्स की इंफॉर्मेशन रख रहा हूं। ये एक फ़ाइल है जिसमें बुक्स की इंफॉर्मेशन है, और एक और फाइल है जिसमें बुक इशूड की इंफॉर्मेशन है। यानी बुक अगर हमने किसी को इशू की हुई है, लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है तो बुक इशू की हुई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ है। तो सोच के देखिए, यहाँ कोई बुक्स के रिकॉर्ड्स रखे हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, इस तरीके से रखे हुए हैं। अब मुझे कोई बुक को डिलीट करना है, तो फाइल हैंडलिंग में मैंने रिकॉर्ड डिलीट करने का कोड लिख दिया, नो इशू। लेकिन मान लीजिए जिस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ बुक फाइल से, वो अभी बुक किसी को इशूड है। तो अगर ये रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया तो इस फाइल में से तो ये डेटा चला गया, पर इस फाइल में डेटा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब वो बुक लौटाने आएगा तो हम कहेंगे इस नाम की तो कोई बुक हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुका है। तो होना ये चाहिए कि ये जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। ये जो रिलेशनशिप रहेगा, इस रिलेशनशिप के चलते होना ये चाहिए कि बुक फाइल से डेटा तब तक डिलीट ना हो B2 का जब तक कि वो दूसरी फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से अगर फाइल हैंडलिंग के द्वारा हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा तो ये बहुत ही टिपिकल टास्क होगा। इसके लिए आपको स्पेशलाइज कोड लिखने पड़ेंगे, पर DBMS सॉफ्टवेयर इस तरह के बातों को भी मेंटेन करती है, डेटा के बीच के रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो एक और फ़ायदा ये है कि आपका डेवलपमेंट टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ एप्लीकेशन में वही पोर्शन बनाना है जो यूज़र इंटरफेस का है और डेटा प्रोसेसिंग का है, फाइल हैंडलिंग वाला पोर्शन बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे एक तो रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगी और डेवलपमेंट टाइम भी कम लगेगा। तो इससे आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी हमको इसमें मिलती है। कल को हो सकता है कि हमें जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में ही चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाए। अब ये चेंजेस करना फाइल हैंडलिंग के द्वारा अगर हमने कोडिंग करी होगी तो इतना आसान नहीं होगा, जबकि DBMS में हमें ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत सिंपल वे में मिल जाती हैं। तो इसी कारण हमारा प्रोजेक्ट अगर स्केल यानी उसको मैग्नीफाई करना होगा, कल को उसके अंदर और ज़्यादा डेटा स्टोर होने वाला है, हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उसको थोड़ा सा हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फाइल हैंडलिंग की जो कोडिंग है उसको एनहांस करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, जबकि DBMS में ये सारी फैसिलिटीज़ बिल्ट इन होती हैं। तो DBMS का यूज़ करना कई लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपन बात करें तो हमारा इसमें टाइम की बचत होती है और हमारा
कोड जो है वो एफिशिएंट होता है, रिस्क फ्री होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके कारण हम DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ करना प्रेफर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। आपको लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल है तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। मुझे कई लोगों ने कहा है कि ये हिंदी में वीडियोस होने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमें कई सारे कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश की बुक्स में या इंग्लिश में जब पढ़ाया जाता है तो हमें समझने में दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी में जब हम इसको सुन लेते हैं तो हमें ये काफ़ी समझ में आ जाता है। मेरा मकसद है कि मैं इस तरह के वीडियोस खूब सारे बनाऊं और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को भी यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से नसीब नहीं हो पाती है या जिनको कॉलेज में समझ में ठीक से नहीं आ पा रहा होता है और उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि हमको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो जो हम पढ़ रहे हैं शायद उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नेशन की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, आप इसको विजिट करिए। इस साइट पे आपको मेरे सभी चैनल्स के लिंक मिलेंगे, सभी चैनल्स पे जो वीडियोस रखें उनके लिंक मिलेंगे। इसमें मैंने C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है। इसके अलावा आप अगर प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने एक्सरसाइज जोन इस साइट में बनाया हुआ है जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। थैंक यू।